देखिए पीछे की क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था, पीछे वाली जो क्लास थी वहां तक हमने कर लिया था दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो उसमें हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पड़ा था और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पड़ा था। आज जो हमारी क्लास रहेगी उसके की आगे की रहेगी। अब उसमें क्या क्या रहेगा ये चीजें हमें देखनी है कि इस वाली क्लास में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो हमें इसमें ये पढ़ना है कि दर्पण से संबंधित जो चिन्ह परिपाटी होती है वो चिन्ह परिपाटी क्या है। ठीक है, दर्पणों से संबंधित चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या है? चिन्ह परिपाटी का मतलब ये है कि कुछ दूरियां जो है दर्पण में प्लस में ली जाती हैं और कुछ दूरियां किस में ली जाती हैं, माइनस में। तो हम चिन्ह परिपाटी अनुसार जो हम बताएंगे कि कौन सी दूरियां जो है प्लस में लेंगे और कौन सी दूरियां किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज यही लिखेंगे, दर्पण से संबंधित, हेडिंग लिखेंगे दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी किससे संबंधित लिखेंगे, दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। और अभी हम पीछे जो है लेंस पढ़ेंगे, इसके आगे जो है हम लेंस पढ़ेंगे तो लेंस से संबंधित चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी क्या, पहला तो पॉइंट दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी का यही है कि जितनी भी प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी, यानी कि जो दर्पण है, दर्पण में जो प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी। बाईं ओर कौन सी है, जिधर जो है पॉलिश नहीं होती है। जिधर पॉलिश नहीं होती वो कौन सी तरफ है, बाईं ओर है। और जिधर पॉलिश है वो बाईं ओर, वो दाईं ओर बोली जाएगी। देखो तो पहला पॉइंट यही रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश की किरणें दर्पण में सदैव, पहला पॉइंट यही लिखेंगे, प्रकाश किरणें दर्पण में सदैव, प्रकाश किरणें दर्पण में सदैव, दर्पण में सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, बाईं ओर से डाली जाती हैं। प्रकाश किरणें सदैव दर्पण में किधर से डाली जाएंगी, बाईं ओर से, यानी इधर से डाली जाएंगी। दूसरा पॉइंट इसमें ये रहेगा कि जितनी भी दूरियां हैं वो ध्रुव से मापी जाएंगी और मुख्य अक्ष के साथ मापी जाएंगी। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से और किधर मापी जाती हैं, मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। ठीक, हम मापना कहां से दूरियां स्टार्ट करेंगे, दर्पण के ध्रुव से। अगर इधर कोई वस्तु है या प्रतिबिंब बन रहा है या उधर जो है प्रतिबिंब बन रहा है तो दूरियां मापना कहां से स्टार्ट करेंगे, ध्रुव से, और मुख्य अक्ष के साथ माप के लाएंगे। ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होगा, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित किरण की, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, मापी गई दूरियां धनात्मक, धनात्मक तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में, तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ऋणात्मक
चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां कैसी ली जाएंगी? धनात्मक चिन्ह के साथ। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी ली जाएंगी? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। एक बार समझेंगे यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है। इस वाले पॉइंट का मतलब ये है दर्पण। यहाँ पे इस वाले पॉइंट का मतलब हम समझेंगे, जो भी हमने इतने लिखाए हैं इनका मतलब समझेंगे क्या। ये है दर्पण, ठीक है। ये यहाँ पे हमने मान लिया दर्पण है। इस दर्पण से संबंधित जो चिन्ह परिपाटी है उसका पॉइंट पहला यही हमने बताया कि जो भी प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी वो किधर से डाली जाएंगी? बाईं ओर से डाली जाएंगी। इधर वाला ये दायां ओर होता है, इधर वाला ये कौन सा होता है? बायां ओर होता है। तो हमेशा जो प्रकाश की किरणें किधर से डाली जाएंगी? बाईं ओर से डाली जाएंगी। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। इधर से इस वजह से नहीं डाली जाएंगी, इधर क्या है? पॉलिश है। और जब भी हमें किसी चीज का प्रतिबिंब बनाना है तो पॉलिश की तरफ थोड़ी देखेंगे, हम किधर से देखेंगे? सामने की तरफ से, जिधर पॉलिश नहीं होती है। तो इधर से प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी, ये तो ध्रुव हो गया है। तो इधर से प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी, ये हमने डाला है यहाँ पे, पॉइंट पहला लिखा है। दूसरा हमने लिखा है कि सभी दूरियां जो मापी जाएंगी वो कहां से मापी जाएंगी? दर्पण के ध्रुव से। इधर अगर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बना हुआ है, तो दूरी कहां से मापना स्टार्ट करें? ऐसा नहीं है कि इस वाली वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी ये वाली हो जाएगी, समझ में? हमेशा हम दूरी कहां से मापना स्टार्ट करेंगे? ध्रुव से। और किधर मापेंगे? मुख्य अक्ष के साथ। यहां से मापना स्टार्ट करेंगे। और कैसे मापेंगे? मुख्य अक्ष के साथ मापेंगे वाली दूरी। ठीक, इसके बाद हमने ये लिखा है कि जो आपतित किरण की दिशा में दूरियां मापी जाएंगी वो कैसी ली जाएंगी? धनात्मक चिन्ह के साथ। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरियां मापी जाएंगी वो कैसी ली जाएंगी? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। देखो, ये यहाँ पे आपतित किरण की दिशा जो होगी वो हमेशा इधर से होगी, ऐसे डाली जाएगी। यहाँ पे वस्तु है तो वस्तु से जो प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी वो कैसी डाली जाएंगी? इधर से। और दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी अगर हम मापेंगे तो कहां से मापना स्टार्ट करें? ध्रुव से। और ध्रुव से हम किधर आएंगे? मुख्य अक्ष के साथ। दूरी, ये आपतित किरण की दिशा इस साइड में है और दूरी मापना हम इस साइड में कर रहे हैं, तो ये आपतित किरण के विपरीत दिशा की दूरी माप रहे हैं। तो इधर वाली दूरी किसमें ली जाएगी? माइनस में। इधर की दूरी किसमें ली जाएगी? माइनस में। और इधर वाली अगर हम दूरी मापेंगे तो इधर वाली दूरी ली जाएगी प्लस में। क्यों प्लस में दूरी ली जाएगी? क्योंकि आपतित किरण की दिशा किधर है? आपतित किरण की दिशा जो है इस साइड में है। तो जब आपतित किरण की दिशा इधर है और यहाँ से दूरी मापना स्टार्ट करेंगे तो ये आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं। आपतित किरण की दिशा इधर है, ध्रुव से मापना स्टार्ट करेंगे दूरी, तो इधर वाली जो दूरी होगी वो किसमें ली जाएगी? इधर वाली दूरी प्लस में। तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां कैसे ली जाएंगी? धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। ये वाले पॉइंट हमने यहाँ पे लिखाए थे। देखो क्या क्या लिखा है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाएंगी और आपतित किरण की दिशा में धनात्मक और आपतित किरण की विपरीत दिशा में ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। एक पॉइंट और यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे कि जो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां मापेंगे, मुख्य अक्ष के जो ऊपर की दूरियां मापेंगे, जैसे कि यहाँ पे वस्तु रखी है तो वस्तु की यहाँ से लेकर के ये प्रतिबिंब से वस्तु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब से वस्तु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे यू हमने मान लिया, तो ये वाली दूरी तो यहाँ पे माइनस ली जाएगी। लेकिन ये वस्तु की जो लंबाई है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी इधर वाली दूरी है, तो ये तो माइनस में ले ली जाएगी। लेकिन ये वस्तु जो रखी है, इस वस्तु की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई हम लेंगे प्लस में। क्यों प्लस में लेंगे? क्योंकि जो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां लेंगे हम कैसी लेंगे? प्लस में। और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां लेंगे तो वो कैसी लेंगे? माइनस में। अगर प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो वो किस में लिया जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में। और अगर प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है तो किसमें लिया जाएगा? प्लस में। तो यही पॉइंट लिख देंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां, नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं।
ये हो गई है दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां कैसी ली जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जा सकती हैं। अब यहाँ पे ऐसे हम इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे ये जैसे कि यहाँ पे ऐसे है, ये बीच में ऐसे होता है दर्पण, ठीक है, बीच में क्या होता है दर्पण, यहाँ पे बीच में क्या होता है दर्पण, या दर्पण हम बना देंगे ऐसे करके, ये दर्पण हो जाएगा। ये हमने दर्पण माना है, कौन सा बनाया, ये अवतल दर्पण बनाया है। ये हो जाएगी इसकी मुख्य अक्ष, ठीक, ध्रुव हो जाएगा। तो इधर वाली जो दूरियां ली जाएंगी वो हमेशा किसमें ली जाएंगी, प्लस में, और इधर वाली जो दूरियां ली जाएंगी वो हमेशा किसमें ली जाएंगी, माइनस में। ऊपर वाली दूरियां जो ली जाएंगी वो किसमें ली जाएंगी, प्लस में, और इसके नीचे वाली जो दूरियां ली जाएंगी वो किसमें ली जाएंगी, माइनस में। इतना याद रखना है, ठीक है ना। ये हो जाएगी दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। अब यहाँ पे हमें दूसरी चीज क्या क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है यहाँ पे कि दर्पण की जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है उसमें क्या क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी हम जानते हैं किससे वर्ष से करते हैं, एफ से, और वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं किससे वर्ष से करते हैं, आर से। तो इनमें दोनों में हमें क्या पढ़ना है, संबंध पढ़ना है, क्या क्या संबंध है। तो हेडिंग लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी किससे वर्ष से करते हैं, फोकस दूरी को एफ से, फोकस दूरी एफ, तथा वक्रता त्रिज्या, तथा वक्रता त्रिज्या किससे वर्ष से करते हैं, आर से। वक्रता त्रिज्या आर में संबंध, किसमें किसमें संबंध पढ़ना है हमें, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। देखो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो भी फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। अगर फोकस दूरी जो है यहाँ पे वक्रता त्रिज्या अगर 4 है तो फोकस दूरी उसकी आधी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बस यहीं तक पढ़ना है। 10th क्लास में इसका डेरिवेशन है नहीं, तो यहाँ पे डेरिवेशन हम कराएंगे नहीं, इसका डेरिवेशन हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक जो है जितना है उतना हम करा रहे हैं। क्या है, फोकस दूरी, इतना पॉइंट याद रखना है, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। यही चीज यहाँ पे लिख देंगे, फोकस दूरी, जो भी दर्पण है, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। अर्थात अर्थात फोकस दूरी एफ बराबर, फोकस दूरी एफ जो होता है वो आर का कितना होता है, आधा होता है। अर्थात फोकस दूरी एफ बराबर जो होगा वो आर का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये चीज याद रखना है, फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। तो यही लिख देंगे यही वाली चीज, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आर अपॉन 2। एफ बराबर कितना हो जाएगा, आर अपॉन 2। समझ में आया। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। नोट करते जाना है साथ साथ में, सभी लोग जो है साथ साथ में क्या करते जाएंगे, नोट नोट करते जाएंगे, नोट नोट। ये हो जाएगा यहाँ पे। ये तो फोकस दूरी से संबंधित चीजें लिखनी थी। अब हमें पढ़ना है कि जो दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन। तो यहाँ पे रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे, रेखीय आवर्धन। या सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, दर्पण सूत्र। यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र। सबसे पहले दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे। अथवा दर्पण सूत्र को ऐसे भी बोल सकते हैं, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी। ये चीज याद रखनी है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी किससे वर्ष करते, यू से, कमा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के
बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी हम प्रदर्शित करते हैं बी से, तथा फोकस दूरी में संबंध, तथा फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं एफ से, फोकस दूरी एफ में संबंध। हमें जो है किसमें किसमें संबंध पढ़ना है, जो भी दर्पण है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी में संबंध पढ़ना है। देखो अब यहाँ पे ये चीजें हमें पता हो कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हम किससे प्रदर्शित करते हैं, दर्पण की फोकस दूरी हम प्रदर्शित करते हैं एफ से, और दर्पण से जो वस्तु रखी होती है तो कुछ ना कुछ दूरी पर वस्तु रखी होगी, तो कुछ दूरी पर वस्तु रखी होगी, जैसे कि ये दर्पण है यहाँ पे, और इस दर्पण से यहाँ पे ऐसे करके ये यहाँ पे वस्तु रखी है। हमने पीछे जो है डेरिवेशन भी उसके जो है किरण आरेख बनवाए थे। जब हमने किरण आरेख बनवाए थे तो यहाँ पे जो दर्पण रखा होता है, जैसे कि ये यहाँ पे वक्रता केंद्र है सी, यहाँ पे ये है एफ, ये जो वस्तु रखी है, इस वस्तु का अगर हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये वस्तु प्रकाश की किरण कैसे गई थी, समांतर, और समांतर वाली कहाँ से आती है, फोकस से, दूसरी वक्रता केंद्र से जाएगी ऐसे करके। तो इनका जो प्रतिबिंब बना था, जो ए बी वस्तु है, इस ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना था, जहां यहाँ पे काट रही, यहाँ पे बन रहा है, समझ में आया। अब यहाँ पे चीजें याद रखनी है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें। देखो पहली तो चीज इसमें ये हो सकती है कि जो फोकस दूरी है वो कहां से कहां तक हो जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक के बीच की जो दूरी है, ये फोकस दूरी, ये हो जाएगी एफ, और सी से, ये सी है, सी से पी तक के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ये दर्पण है, इस दर्पण से वस्तु, ये यहाँ पे वस्तु रखी है, तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है वो बोली जाएगी यू। तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। ये याद रखना, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी क्या है, ये दर्पण है और ये वस्तु है, तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी हम किससे लिखते हैं, यू से। और ये दर्पण है, प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, तो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी होगी वो किससे प्रदर्शित करेंगे, बी से। इतना पॉइंट याद रखना है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी यू, प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो दर्पण से होती है वो क्या होती है, वी, और फोकस दूरी जो दर्पण की होती है वो फोकस दूरी दर्पण की कितनी होती है, एफ होती है। इनमें संबंध लिखना है अथवा हमसे पूछा जा सकता है कि दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र लिखना है। एक चीज और यहाँ पे समझ लो, ये तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या होगी, लेकिन जो वस्तु रखी है उसकी वस्तु की कुछ ना कुछ लंबाई होगी यहाँ पे। तो जो वस्तु रखी है, ये वस्तु है यहाँ पे, तो जो वस्तु की लंबाई होगी इसे हम डिनोट करेंगे ओ से। वस्तु की लंबाई हम किससे प्रदर्शित कर देंगे, ओ से, ठीक है ना। ये वाला भी पॉइंट याद रखना है, जो वस्तु है यहाँ पे, इस वस्तु की जो लंबाई है, उस वस्तु की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, वस्तु की लंबाई को हम प्रदर्शित करेंगे ओ से। कुछ ना कुछ वस्तु रखी है, उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, वो ओ जाएगी। ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम प्रदर्शित करेंगे आई से। प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, और इमेज मतलब क्या हो जाएगा, यही इमेज से हमने आई ले लिया, तो आई जो है क्या हो जाएगी, इमेज की लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई। ओ मतलब होता है, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ओ मतलब बेटा क्या होता है, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जो लंबाई होगी, ऑब्जेक्ट की लंबाई हम किससे डिनोट करेंगे, ओ से, और इमेज की जो लंबाई होगी उसे हम किससे डिनोट करेंगे, आई से। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो इनमें क्या क्या संबंध होता है, ये यहाँ पे ऐसे ही लिख देना है, इनमें निम्न संबंध है, ऐसे करके लिख देंगे, इनमें, इनमें किनमें, इनमें यू वी तथा किसमें, एफ में, इनमें निम्न संबंध है, इनमें निम्न संबंध है। ये सिर्फ फार्मूला हमें याद रखना है, संबंध है, यू वी तथा एफ में निम्न संबंध है। क्या संबंध है इनमें, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ये होता है यहाँ पे संबंध। इनमें क्या संबंध हो गया है, एफ भी और यू में क्या संबंध है, या दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये किसमें किसमें संबंध हुआ है बेटा बताओ, किसमें किसमें संबंध है, ये एफ बी और यू में संबंध हो गया ये। दूसरी चीज यहाँ पे, ये तो हो गया दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र में यहाँ तक हमें मतलब जो है कोई समस्या होगी नहीं, हमें मालूम है, कोई समस्या जो है इसमें हो ही नहीं सकती है। हो सकती है बताओ, कुछ समस्या किसी को हो सकती है इसमें, नहीं हो सकती है। देखेंगे अब क्या, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रेखीय आवर्धन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन।
तो हेडिंग बड़ी सी डाल देंगे यहाँ पे, रेखीय आवर्धन। क्या है रेखीय आवर्धन? रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। देखो जरा, अभी हमने पीछे बताया था कि जो वस्तु की लंबाई होती है, वस्तु की लंबाई हम किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। प्रतिबिंब की लंबाई हम किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। अगर वस्तु की लंबाई में, वो प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई का भाग दे दें तो ये जो नई राशि प्राप्त होगी, इसी को बोल दिया जाता है रेखीय आवर्धन। क्या बोल दिया जाता है? रेखीय आवर्धन। क्या हो जाएगा रेखीय आवर्धन? दर्पण के सामने रखी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। और यहाँ से जो रेखीय आवर्धन क्या आएगा? रेखीय आवर्धन होता है M बराबर I अपॉन O, और ये बराबर होगा माइनस बी अपॉन यू के। I अपॉन O का जो मान आएगा वो माइनस बी अपॉन यू के बराबर आएगा। यानी कि V क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, वो दर्पण से वस्तु के बीच, प्रतिबिंब के बीच की दूरी। U क्या है? दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी। तो इनका अगर अनुपात निकालेंगे तो ये जो माइनस बी अपॉन यू का अनुपात आएगा वो I अपॉन O के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो M का अगर हम मान निकालें तो I अपॉन O से भी निकाल सकते हैं, और M का मान हम कहां से निकाल सकते हैं? माइनस बी अपॉन यू से भी निकाल सकते हैं। तो परिभाषा यहाँ पे यही हो जाएगी, दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे एकदम से, वस्तु के सामने, वो दर्पण के सामने रखी, परिभाषा इसकी लिखेंगे, साथ साथ में ही सभी लोग लिखते जाएंगे। दर्पण के सामने, दर्पण के सामने रखी, दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई, वो दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ऊपर कौन किसकी लंबाई रहेगी? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात, वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे M से प्रदर्शित करते हैं, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? M से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आप लिखेंगे अर्थात रेखीय आवर्धन M बराबर, अर्थात रेखीय आवर्धन M बराबर, अर्थात रेखीय आवर्धन M बराबर क्या हो जाएगा? I अपॉन O, और ये बराबर किसके आएगा? माइनस बी अपॉन यू के। पूरा फार्मूला याद रखना है, रेखीय आवर्धन M बराबर क्या होगा? I अपॉन O, और बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का बी अपॉन यू। ये हो जाएगा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन में अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आएंगे। तो वो प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे, वो चीजें हमें देखना है। देखो इसमें एक चीज हमारे में आएगा, जैसे कि रेखीय आवर्धन, जैसे हमसे बोल दिया गया कि रेखीय आवर्धन इतना है, तब तो ठीक है, M का मान है। कभी कभी डायरेक्ट नहीं बोला जाता कि रेखीय आवर्धन 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, कितना है, नहीं दिया गया रेखीय आवर्धन है। उस स्थिति में भी हमें रेखीय आवर्धन का मान दिया गया होता है, जबकि डायरेक्ट हमसे बोला नहीं जाता है कि ये रेखीय आवर्धन है। हमसे ये बोला जाएगा उसमें कि जो वस्तु रखी है दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 2 गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, 4 गुना बन रहा है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए जिसमें बोला जाए वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, 6 गुना है, 10 गुना है, वो किसके मान है? M के मान है। जिसमें गुना वाली चीज आए तो वो किसका मान है? M का। आधा बन रहा है, आधा मतलब 1/2, तो M का मान क्या रहा? 1/2। 2/3 बन रहा है तो 2/3। 1/4 बन रहा है तो M का मान कितना हो जाए? 1/4। इतनी चीज याद रखनी है इसमें कि जब भी हमसे डायरेक्ट ना बोला जाए कि रेखीय आवर्धन इतना है, और हमसे ऐसे बोला जाएगा वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का 2 गुना है, 3 गुना है, तो वो 3 गुना 4 गुना जो भी मान है वो किसका मान होगा? वो हमारा मान जो होगा वो M का होगा।
अब ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना जो है हमारे पास m का मान कैसे आया है, हम कैसे लिख देते हैं ये m का मान है, तो हम ऐसे लिख देते हैं। देखो हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। देखो ये यहाँ पे हमें मालूम है ये m बराबर क्या होता है, I अपॉन O। m बराबर क्या है, I अपॉन O। और हमसे क्वेश्चन में ऐसे बोला जाएगा कि वस्तु का आकार जो है प्रतिबिंब के आकार का 3 गुना बन रहा है, यानी कि वस्तु का आकार या प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या है, I है, वस्तु का आकार कितना है, O है, और ऐसे बोला जाएगा प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का कितने गुना है, 4 गुना है। तो I का मान कितना हो जाएगा, 4O, यानी कि जो I है, I की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, 4 गुना है तो क्या हो जाएगा 4O। इस O से ये वाला O कट जाएगा तो m बराबर 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसे लिख देते हैं हम 2 गुना वाला मान या 4 गुना वाला मान, m का मान। ऐसे बोला जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है, तो I की जगह पे 4O लिख दिया जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो m बराबर ये हो जाएगा। तो ये वाली चीज तो हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देना है, अपनी ट्रिक के लिए लिख देना है, क्वेश्चन लगाएंगे तो उसकी थोड़ी सी ट्रिक के लिए लिख देंगे। यहाँ पे समझ में आया, ये कोई वैसा पॉइंट नहीं है, यहाँ पे ये हम अपनी तरफ से लिखा रहे हैं, नोट करके किताब में नहीं मिलेगा ये हमें, ठीक है ना। अगर गुना वाले मान है, गुना वाला मान m का होगा, ये किताब में नहीं दिया गया, हम बता रहे हैं ऐसे, समझ में आया, किताब में नहीं मिलेगा ये वाला चीज। गुना वाला मान जो है वो किसका होगा, गुना वाला मान, वो वाला गुना नहीं है, खाने वाला गुना, समझ में आया। ये गुना वाला 2 गुना 3 गुना, गुना वाला मान जो है वो किसका होगा, m का होगा। अब m का मान कभी कभी प्लस में लिया जाता है, m का मान कभी कभी लिया जाता है माइनस में। m का मान कब प्लस में लिया जाएगा और m का मान कब माइनस में लिया जाएगा ये देखना है। अगर प्रतिबिंब बन रहा है हमारा आभासी, आभासी कॉमा सीधा, प्रतिबिंब अगर आभासी और सीधा बन रहा है तब तो m का मान लिया जाएगा पॉजिटिव, तब जो m लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, तब m का मान लिया जाएगा पॉजिटिव, ये याद रखना है, ठीक। अगर प्रतिबिंब बन रहा है हमारे पास वास्तविक कॉमा उल्टा, ये 2 पॉइंट याद रखना है। इस रेखीय आवर्धन वाले सब क्वेश्चन एकदम फटाफट उड़ जाएंगे, आंधी में उड़ जाएंगे एकदम से, समझ में आया। 2-3 चीजें ये वाली याद रखनी है जो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर प्रतिबिंब वास्तविक कॉमा उल्टा बन रहा है तो वास्तविक कॉमा उल्टा प्रतिबिंब के लिए जो m लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, निगेटिव में लिया जाएगा। m का मान कैसा लिया जाएगा, m का मान निगेटिव। m का मान निगेटिव किसमें लिया जाएगा, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए m का मान निगेटिव में लिया जाएगा, और आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए m का मान किसमें लिया जाएगा, m का मान जो है वो लिया जाएगा पॉजिटिव में। समझ में आया। तो ये वाली चीजें यहाँ पे रेखीय आवर्धन वाली हमें उम्मीद है थोड़ी थोड़ी कि आपको समझ में आया होगा। हमें थोड़ी थोड़ी क्या है, उम्मीद है कि आप सभी को एकदम से अच्छे से समझ में आया होगा। तो रेखीय आवर्धन से संबंधित ये वाली चीजें हो गई हैं। ये बेटा हो गया हमारा रेखीय आवर्धन। क्या हो गया, रेखीय आवर्धन। देखो अब हमें दर्पणों की पहचान करनी है कि दर्पणों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी दर्पण है हमारे पास, कैसे हम पहचानेंगे कि उत्तल है, अवतल है या समतल दर्पण है। तो दर्पण की हम पहचान कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे दर्पणों की पहचान, दर्पणों की पहचान। किसी भी दर्पण की हमें अगर पहचान करनी है तो हम दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, तो हम पहचान दर्पण की ऐसे करेंगे। देखो यार दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, देखो तो दर्पण की पहचान के हमारे पास 2 नियम हैं, मतलब 2 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से। किसी दर्पण की अगर हमें पहचान करनी है तो उस दर्पण की पहचान हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे मतलब टच करके, स्पर्श करके, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसको हम देख के कर सकते हैं, प्रतिबिंब देख के कर सकते हैं। हमारे पास दर्पण की पहचान करने के 2 नियम है। एक ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे मतलब स्पर्श करके। दूसरे नंबर पे कैसे कर सकते हैं, स्पर्श करके। और दूसरे नंबर पे हम कैसे कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे हम दर्पण की पहचान कर सकते हैं प्रतिबिंब देखकर, एक हाथों से और एक आंखों से। किसी भी दर्पण को पहचानना है तो कैसे करेंगे, 2 तरीके से। देखो प्रतिबिंब देखकर और कैसे कर सकते हैं,
तो दर्पण की पहचान हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दर्पणों की पहचान निम्न दो तरीके से की जा सकती है। दर्पणों की पहचान निम्न दो तरीके से की जा सकती है। दर्पणों की पहचान निम्न दो तरीके से की जा सकती है। कौन कौन से दो तरीके हैं देखेंगे। दो तरीके क्या है, पहला है प्रतिबिंब देखकर और दूसरा क्या, स्पर्श करके। पहले नंबर पे यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब देखकर, ये पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर कैसे करेंगे, देखो प्रतिबिंब देखकर हम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो हमें मालूम है समतल जो दर्पण होगा हमारे पास, समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वस्तु के आकार का बनेगा। उत्तल दर्पण में हमने दो कंडीशन बताई थी, दोनों कंडीशन में वस्तु से छोटा बन रहा था। और अवतल दर्पण में कंडीशन जो है क्या है, वस्तु को अगर हम पास में लाते हैं, 6 कंडीशन थी, वस्तु को अगर हम पास में लाएंगे प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और वस्तु अगर दूर रखी होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो यही वाली चीज रखेंगे। देखो यदि यहां पे लिखेंगे यदि दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में वस्तु के बराबर आकार का बनता है। प्रत्येक स्थिति में वस्तु के बराबर आकार का बनता है तो दर्पण समतल। और यदि प्रत्येक स्थिति में अगर बराबर आकार का बनता है तो कैसा बनेगा, तो दर्पण कैसा होगा, समतल। और यदि प्रत्येक स्थिति में वस्तु से छोटा तथा आभासी बनता है, वस्तु से छोटा तथा आभासी बनता है तो दर्पण उत्तल। और यदि दर्पण के पास वस्तु रखने पर दर्पण के पास वस्तु और यदि दर्पण के पास वस्तु रखने पर और यदि दर्पण के पास वस्तु रखने पर प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। या आभासी की जरूरत नहीं है, इसमें आभासी क्यों लिखेंगे जब हम प्रतिबिंब देखकर कर रहे हैं। रखने पर प्रतिबिंब बड़ा और वस्तु को दूर रखने पर और वस्तु को दूर रखने पर
प्रतिबिंब छोटा बनता है तो दर्पण अवतल होगा। ये हो जाएगा पहला पॉइंट। ठीक है, कैसे देखकर प्रतिबिंब कैसे पहचान करेंगे बताओ? प्रतिबिंब देखकर हम पहचान कैसे करेंगे? अरे भाई देख के ही बता दो। लिखा है सामने, नहीं लिखा है? अब हम बताएंगे स्पर्श करके। देखो समतल दर्पण में हमने ये चीज बताई थी, यहाँ पे प्रतिबिंब देखकर वाली कंडीशन में कि जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के ही आकार का बनता है। उत्तल दर्पण में जो हमने दो किरण आरेख बनाए थे, दोनों में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। जिसने भाई क्लास पीछे की नहीं देखी है उससे हमारा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, वो पहले पीछे की क्लास देखेंगे, इसके बाद ये वाली क्लास देखेंगे, तभी से सही से समझ में आएगा। समझ में आया? क्योंकि ये वाली चीजें जो है ये हमने वहीं से लाए हैं। ठीक है ना? तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे। उत्तल दर्पण में दो कंडीशन में प्रतिबिंब बनाए थे, और जो भी दो कंडीशन में प्रतिबिंब बनाए थे उसमें प्रतिबिंब जो है वस्तु से कैसा बना था? छोटा बना था। तो अगर प्रत्येक स्थिति में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बन रहा है तो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु को जब पास रखा था प्रतिबिंब बड़ा बना था, वस्तु को दूर रखा था प्रतिबिंब छोटा बना था। तो ये चीज लिख दिया है कि अगर दर्पण के पास वस्तु रखने पर प्रतिबिंब बड़ा और वस्तु को दूर रखने पर प्रतिबिंब छोटा बनता है तो दर्पण अवतल होगा। अवतल कैसा होगा? दर्पण अवतल होगा। दूसरे नंबर पे हम पहचान करेंगे स्पर्श करके। दूसरे नंबर पे हम कैसे पहचान करेंगे? स्पर्श करके। हम कैसे बताएंगे कि कौन सा दर्पण अवतल है और कौन सा दर्पण जो है उत्तल है? तो हेडिंग लिखो स्पर्श करके। देखो स्पर्श करके हम कैसे बताएंगे? स्पर्श करके हम ऐसे बताएंगे। देखो ये हमारे पास होता है दर्पण। हम पहले तो तीनों दर्पण बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम समतल दर्पण एक बनाएंगे। ये हमारे पास है समतल दर्पण। ये हमारे पास कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। और समतल दर्पण की कौन सी सतह पर पॉलिश होती है? एक सतह पर पॉलिश कर देंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा समतल दर्पण, और समतल दर्पण की एक सतह पर ये हमने क्या कर दी है? एक इधर जो है पॉलिश। पॉलिश भाई सफेद कलर की दिख नहीं रही है, एक अच्छा सा कलर तो करें भाई, प्यारा प्यारा कलर, प्यारा प्यारा कलर इस पे हम पेंट कर दिया है पूरे दर्पण पे। ठीक है ना? ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास समतल दर्पण की कांच की समतल प्लेट होगी। और ये हो जाएगा अपना प्यारा सा अवतल दर्पण। ये अपना प्यारा सा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये वाला अपना प्यारा सा हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा? समतल, अवतल, उत्तल दर्पण। स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे? देखो स्पर्श करके हम ऐसे पहचानेंगे, एक हम कांच की एक छड़ लेंगे। कांच की छड़ नहीं लेंगे या लकड़ी हम ले लेंगे, कुछ भी चीज ले सकते हैं। हमने मान लिया एक लकड़ी ले ली है। एक हमने क्या ले ली है? लकड़ी ले ली, एक समतल सी लकड़ी, सीधी सी एक लकड़ी ले ली है, बहुत प्यारी सी एक लकड़ी। ऐसे करके ये लकड़ी टाइप। ठीक है, जैसे ही इस लकड़ी को लेंगे हम, ऐसे करके इस लकड़ी को हमने, ये कोई भी चीज ले सकते हैं, समतल चीज ली है। ठीक, अब ये हमने ली है ऐसे, और इसको हम ले जाके, इसको हम ले जाके इसके पास रख देंगे। इसको हम ले जाके कहाँ पे रख देंगे? दर्पण के पास सटा के रख देंगे, ऐसे एकदम से। और ऐसे ही अगर हम दर्पण को रखेंगे ऐसे सटा के, अगर वो दर्पण जो है, मतलब जो हमने चीज रखी है, जो भी हमने ये लकड़ी रखी हो या कोई धातु का ब्लॉक रखा हो, धातु का टुकड़ा रखा हो, तो जैसे ही हम इसको सटा के रखेंगे और अगर पूरी सतह को स्पर्श करे, पूरी सतह को स्पर्श करे, तो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। और यदि किनारों पर स्पर्श करे, ये लकड़ी जो हमने ली है ये किनारों पर स्पर्श करे, देखो ये दर्पण के किनारों पर स्पर्श कर रही है लेकिन बीच में स्पर्श नहीं कर रही है, तो ये दर्पण कौन सा हो जाएगा हमारे पास? तो दर्पण हो जाएगा ये अवतल। और यदि, और यदि तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है
कि अगर ये लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ जो है बीच में टच करे इसको और किनारों पर कोई भी टच ना हो, जैसे कि यहाँ पे ये जो लकड़ी हमने रखी है ये इस वाले दर्पण को बीच में स्पर्श कर रही है और किनारों पर स्पर्श नहीं कर रही है, तो ऐसा दर्पण हम क्या बोलेंगे, ऐसे दर्पण को बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। और जो सिर्फ किनारों पर स्पर्श करे, जो सिर्फ किनारों पर स्पर्श करे उस वाले दर्पण को हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और जो पूरी सतह को स्पर्श करे उस दर्पण को क्या बोलेंगे हम, उस दर्पण को बोलेंगे हम समतल दर्पण। क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। अब ये चीजें हम हटा देंगे यहाँ से थोड़ी देर के लिए और ये वाली चीजें हम थोड़ी थोड़ी लिख देंगे, यही वाली चीजें जो हमने बताई हैं। ये भाई कहाँ भाग रहा है भाई, पेंट नहीं जा रही है इसका। चलो अब इसको हटा दें, इसका कोई विशेष काम है नहीं, तो इसको मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के पास लकड़ी का समतल लकड़ी ले जाने पर, दर्पण के पास समतल लकड़ी ले जाने पर यदि लकड़ी संपूर्ण दर्पण को स्पर्श करे, संपूर्ण दर्पण को स्पर्श करे तो दर्पण समतल होगा, तो दर्पण समतल होगा। और यदि बीच में स्पर्श करे, बीच में स्पर्श करे तो दर्पण उत्तल होगा। और यदि किनारों पर स्पर्श करे, किनारों पर स्पर्श करे बीच में नहीं, तो दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा, अवतल होगा। भाई जल्दी से फटाफट इस चीज को नोट कर दो, जल्दी से।